नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू और आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। दोस्तों, वैसे तो तमाम मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में आज अगर चर्चा का बाइश कोई देश है तो वो यूक्रेन के साथ साथ पाकिस्तान है। क्योंकि यूक्रेन में क्या चल रहा है ये तो तफसीली जानकारी सबको मिल पा रही है, मगर पाकिस्तान में क्या चल रहा है शायद मामले को डाइवर्ट कर दिया गया है। और अब ये जो इस पूरे खेल का मामला है वो इमरान खान की ज़िंदगी, इमरान खान उस पर मुकदमे से अदालत, अदालत की नाफरमानी, फरमाबरदार फ़ौज, फरमाबरदार प्रधानमंत्री और पत्रकार, मीडिया, बैन, फैमरा, पता नहीं है जी, भला 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 बहुत कुछ चल रहा है। एक बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल जो चल रहा है, जो दिख रहा है वो अलग है, जो हो रहा है वो अलग है। ये अब क्या होगा मेरे नज़रिए से या मेरे अपने कैलकुलेशन में जो कुछ आ रहा है और शुरू से मैंने इस मामले पर नज़र बनाए रखी है वो क्या है। यकीनी तौर पर पिछला टर्म जब इमरान खान का पाकिस्तान में एज ए प्रधानमंत्री था तो यहाँ पर बहुत सी बातें, फ़ौज का लाडला, फ़ौज की रहनुमाई या फिर फ़ौज के सपोर्ट से चलने वाली सरकारें, बिल्कुल वैसे ही शुरुआत हुई थी। फ़ौज ने वाकई लाने की कोशिश की थी, ख़ास तौर से मिस्टर बाजवा का एक अहम किरदार था यहाँ। क्योंकि ये बात अहम किरदार था, इमरान को लाना था या फिर उसको हटाने की कोशिश करके दूसरों को लाना था, ये क्या इतना ही सिंपल है? क्या फिर वहाँ की जो फ़ौज है वो सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने हितों के लिए ऐसा करती है? दरअसल लोगों को तासुर यही दिया जा रहा है कि फ़ौज सिर्फ पैसा कमाने के लिए या फिर आर्मी चीफ वहाँ पर अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए ये तमाम जो कवायद है वो करते आए हैं पिछले तकरीबन, अगर देखा जाए तो 58 के बाद ये तकरीबन बैठते हैं 60 साल। तो ये 60-65 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है क्या वो इतना सीधा है जितना दिखाई देता है? हालांकि मेरा नज़रिया इसमें पहले भी आप लोग सुन चुके हैं, मगर सिर्फ उस नज़रिए तक ये मामला सीमित नहीं है। अब मैं ख़ास तौर से, चाहे वो हमारे अपने देश की बात हो या पड़ोसी देश की बात हो, दोनों देशों के जो कुछ ख़ास मामलात होते हैं उनसे बच के निकलने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि यहाँ और वहाँ टॉलरेंस की बहुत कमी है। जहाँ पर आपकी बात सुनने और समझने की गुंजाइश कम हो, मैं आज बड़े संभाल कर सब लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर गुंजाइश कम हो तो फिर आपको उतनी ही बातें करनी चाहिए जितनी डाइजेस्ट की जा सके, जितनी बर्दाश्त की जा सके, जिस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आने की उम्मीद ना हो। मगर आज हम जिस अंदाज में बात कर रहे हैं पाकिस्तान की वो थोड़ा सा अलग है, या कह सकते हैं कि थोड़ा खुलकर है। देखिए, आज पाकिस्तान की जो हालत है इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम आपके साथ कर रहा हूँ, कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा है इमरान खान ज़मान पार्क में कि उसको शायद ऑर्डर आए और वो हाई कोर्ट में जाकर अपनी ज़मानत के लिए अपील करे या अपनी पेश करे। और उसके बाद जो एक केस जहां पर पिछले 2 दिनों से कोहराम पाकिस्तान में मचा हुआ है, बहुत से लोग ज़ख्मी हो गए, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है, पुलिस के सामने पुलिस के टकराव की स्थिति आ गई है। आवाम बिल्कुल जो तुर्की का एक वाक़या था, सानहा था, जब रजब तैयब एर्दोगान का तख्ता पलट किया जा रहा था तो वहाँ की जनता फ़ौज के टैंकों के सामने आकर लेट गई थी और एक तरह से पूरा तुर्की बाहर निकल आया और फ़ौज को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। वो सूरत हाल तो नहीं हो पाई, मगर उसी तरह का नज़ारा ज़रूर देखने को मिला कि वहाँ की जनता ने इमरान खान के घर को चारों तरफ से घेर लिया और अपनी ताकत यानी पत्थर, डंडे या पेट्रोल बम के ज़रिए वहाँ पर पुलिस फोर्स को और उनके जो रेंजर्स उन्हें कहते हैं, फ़ौज की तरफ से बुलाए जाते हैं, उनको भी पब्लिक ने कंट्रोल किया और 24 या 48 घंटे की जद्दोजहद के बावजूद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये मेरे ख्याल से एक अनएक्सपेक्टेड मामला था
और अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ जर्नलिज्म के लिहाज से अनएक्सपेक्टेड था या हमारे कैलकुलेशन में अनएक्सपेक्टेड था, बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल वहाँ का जिस पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी दी गई थी कि आपको इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, तो उसने गिरफ़्तारी के इस मिशन को मिशन 20 का नाम दिया था, यानी 20 मिनट के अंदर इमरान खान को ज़मान पार्क उसके घर से उठा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पुलिस फोर्स को हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया था, ताकत के तौर पर रेंजर और पुलिस मुहैया कराई गई थी, और 20 मिनट के अंदर उन्हें इमरान खान को उठा लेना था। इमरान खान के घर के दरवाज़ों के चारों तरफ, ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ कि पख्तून जो वहाँ के पठान हैं, वो अड़ के खड़े हो गए और इस नौइयत से अड़ गए कि वो अपनी जान तो दे सकते हैं मगर अंदर जाने नहीं देंगे। यानी आंसू गैस फेंकी गई, हमले किए गए, रबर की बुलेट चलाई गई, कोई अपनी जगह से ना हिला, ना भगदड़ मची। अलबत्ता एक अजीब नज़ारा वहाँ पर था, जहाँ लोग आंसू गैस के सेल को उठाकर जो है हाथ में खेल रहे थे या डांस कर रहे थे या फिर उनको उठा के दूसरी तरफ फेंक रहे थे। तो एक तरह से तमाम मुश्किलात झेलने के बावजूद इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ा गया। यहाँ मैं इमरान खान की या वहाँ की आवाम की बहादुरी या सब कुछ, इन सब बात की चर्चाएं नहीं करना की नीयत से इस प्रोग्राम को नहीं कर रहा हूँ। दरअसल ये जो एक गेम है जिसमें उलझा दिया और जिस तरह हम भी खुद उसकी तफसील में उलझ गए हैं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अब हमें ये समझना होगा कि इमरान खान प्रधानमंत्री बनेगा या उसका कत्ल कर दिया जाएगा। इस निचोड़ पर पहुंचने के लिए आखिर में कोशिश करूंगा कि इसका अंजाम समझाऊं और आपको बताऊं, मगर उससे पहले इससे जुड़ी हुए हालात को आप समझने की कोशिश करें तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि इमरान खान ज़िंदा रहेगा या मार दिया जाएगा। देखिए, ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के रिजीम चेंज ऑपरेशन। और रिजीम चेंज ऑपरेशन कहाँ से शुरू होता है? अभी जो चर्चा हो रही है वो मीडिया में या फिर खुद इमरान की तरफ से या फिर तमाम वहाँ के माहिरीन की तरफ से, ये बात सिर्फ पाकिस्तान, जनरल बाजवा, मौजूदा फ़ौजी चीफ और वहाँ के पॉलिटिशियन जिन्हें सिर्फ चर्चाओं का विषय बनाया जा रहा है, कैलकुलेशन की जा रही है, ये मामला वो नहीं है। इमरान खान यूक्रेन वार के ठीक पहले रशिया जाते हैं। पुतिन बादस्तूर बाकायदगी से एक बड़ी रेस्पेक्ट वे में मुलाकात करते हैं, जिसमें ये तासुर क्लियर चला जाता है कि पाकिस्तान को सस्ता अनाज भी मिलने जा रहा है, सस्ता पेट्रोल भी मिलने जा रहा है, और चीन रशिया के खेमे में पूरी तरह अमेरिका के मौक़िफ़ को तर्क करके पाकिस्तान अब इस कैंप में शामिल हो गया है। अब इस कैंप को क्लियरली तोड़ने के लिए अमेरिका की तरफ से एक साइफर जिसे कहते हैं या फिर सो कोल्ड वहाँ डिप्लोमेट जो बात करते हैं, एक उसको नोट होता है, उस नोट को भेजा जाता है, वो नोट अपनी सरकार को भेजा जाता है और सरकार उस पर डिसीज़न लेती है कि अगला जो जवाब है वो उस डिप्लोमेट को जो उस देश में मौजूद है क्या देना है या नहीं देना है, इस पर या कोई कार्रवाई करनी है, ये किया जाता है। अलबत्ता एक साइफर दिया जाता है वहाँ के एक डिप्लोमेट द्वारा और पाकिस्तान का डिप्लोमेट उसको रिसीव करता है, फिर वो अपनी सरकार को देता है। कुल मिलाकर उसको भी छुपाया जाता है और एक तरफ जनरल बाजवा के प्यारे के तौर पे जो इमरान खान जाना जाता है, वो अचानक एक दुश्मन के तौर पर सामने आके खड़ा हो जाता है और इसको अब हटा दिया जाता है और इसमें 50 तरह की कमियां अब निकालना शुरू हो जाती है। मतलब साफ है कि अमेरिका का आदेश आया है तो वहाँ की चुनी हुई सरकारें, प्रधानमंत्री चाहे जो भी रहा हो, उसकी कोई औकात नहीं होती है। पहला मार्शल लॉ लगने के बाद पाकिस्तान में जैसे फ़ौज की हुक्मरानी शुरू हुई, उसके बाद से ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी और अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने मुकम्मल तौर पर वहाँ उनके सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया और ऐसी जगह पर अपना इस्टेब्लिशमेंट रख दिया कि वहाँ के पॉलिटिशियंस, आपने देखा कि उसके बाद भुट्टो को कैसे कत्ल कर दिया गया, जबकि जो आज स्थिति मकबूलियत की इमरान खान की है वैसी ही भुट्टो की भी थी।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाकायदा गिरफ्तार किया गया, एक सो कॉल्ड तथाकथित मुकदमा चलाया गया। जिस तरह आज मुकदमे इमरान खान पर लाए जा रहे हैं, बल्कि उसे कानूनी कत्ल करने के बजाय अदालत में ही बुलाकर मार देने की कवायद चल रही है। इमरान खान पर लगातार फायरिंग हो चुके। ऐसी सूरत हाल में जब कोई एक स्टेट का होम मिनिस्टर ये कह रहा हो कि हम तुमको एलिमिनेट करना चाहते हैं और तुमको सबक सिखा देंगे, धमकी दे, और फिर वहाँ पर पहुँचे हमलावर और बाकायदा लगातार गोलियां चला दें, जहाँ पर 1-2 लोगों की मौत और हो जाए, और इमरान खान के जो है जिस पर हमला किया गया उसकी टांगों में गोली लगी और मरने से बच गया। अलबत्ता थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भीड़ में हो जाती तो कुछ ऊपर लगती तो मर भी जाता। कुल मिलाकर यानी जो अटैक में बच गया उसके बाद फिर से अटैक करने की कवायद चल रही। वजह क्या है आखिरकार, क्यों? क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ इमरान खान को मारना चाहता है, या जो मैडम पेट्रा माफ़ करना मरियम नवाज जिसका नाम है, वो जो लियोपेट्रा की शक्ल में आज की तारीख में आई है मरियम नवाज, वो जिस तरह के बयानात देती है और जिस तरह कॉन्फिडेंट घूम रही है और जिस तरह वो बिल्कुल एलिमिनेट यानी कत्ल कर देना चाहती है इमरान खान को, आपको लगता है कि ये मरियम नवाज की अपनी हिम्मत है? मरियम नवाज खुद इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ भी करे तब करे जब उसके पास बहुमत ना हो, यानी इक़्तिदार में बैठे हों। अगर एक MP जवाब दे दे तो सरकार ज़मीन पे आ जाए। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बहुत से फैसले दिए जा रहे हैं, उनकी भी मुखालफत ये सरकार करे, मरियम नवाज करे। यानी देखिए, सरकार के तौर पर अगर कोई मुख्य चेहरा है तो नवाज शरीफ, माफ़ कीजिएगा, शहबाज शरीफ एक डमी और कमज़ोर सा आदमी है जिसकी न सरकार में कोई ना हैसियत है ना कोई औकात है। राना सनाउल्लाह को एक अजीब सा थ्रेट करने वाला एक गुंडे टाइप का आदमी जो है, जिसको पाकिस्तानी भी गुंडा कह रहे हैं, मुझे भी शक्ल से वो गुंडा ही लगता है, तो वो जिस तरह के स्टेटमेंट देता है, कोई कम से कम किसी भी देश का मिनिस्टर होने के बावजूद ऐसी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो उसकी भाषा अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कोई गली छाप गुंडा जो है वो बकवास कर रहा है और लोगों को थ्रेट कर रहा है, ऐसी उसकी भाषा है। मगर उसके बावजूद वो सत्ता में मौजूद है। उनके साथ जुड़ी हुई 13-14 पार्टियां हैं, वो पार्टियों को इकट्ठा करके सरकार चला रहे हैं, और उन सब को वहाँ की फ़ौज ने ताकत के बल पर इकट्ठा किया हुआ है, और ताकत के बल पर धमकी के डर में इकट्ठा होने के मजबूरन वो नहीं चाहते हैं कि वो उसमें से बहुत सी पार्टी ऐसी हैं कि तुरंत अगर उनको छूट दे दी जाए तो वो अभी सरकार गिरा दें, इमरान खान के पाले में आके खड़े हो जाएं, मगर ऐसा नहीं कर पाएंगे। वजह क्या है? वजह बड़ी सीधी सी है कि अमेरिका और ब्रिटेन के हाथ में ये देश मुकम्मल तौर पर है, और इसका दुनिया भर में इस देश का वहाँ की फ़ौज के ज़रिए एक चेन है। पहले नंबर पर फ़ौज आती है जिस पर ब्रिटेन और अमेरिका का कब्ज़ा है, फिर फ़ौज के नीचे वहाँ का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट आता है जो फ़ौज की इजाज़त के बगैर रोटी नहीं खा सकता। फिर जो आम जनता है, वहाँ की आम जनता को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के धर्म गुरुओं को फ़ौज ने अपने कंट्रोल में रखा है, और वो उसी तरह के बयानबाजी देती है जिस तरह फ़ौज चाहती है, क्योंकि उन सबको ज़िंदा रहना है। यानी ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सभी ताकतवर या जनता में इन्फ्लुएंस रखने वाली ताकतें फ़ौज के रिमांड पर हैं, फ़ौज की बेड़ियाँ उनके पैरों में हैं। लोगों को लगता है कि ये सब हमारी वजह से या खुद मुख्तारी की वजह से या पाकिस्तान उनके देश के फलाह बहबूद की वजह से वो अपने बयान बदलते हैं या अपने पाले बदलते हैं या मुखालफत करते हैं या मारफत करते हैं। ये सब बकवास है। वहाँ की फ़ौज को सीधे सीधे ब्रिटेन और अमेरिका हैंडल करते हैं, और दुनिया में उन्हें जिस तरह के टूल की ज़रूरत होती है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज के ज़रिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। कभी वहाँ के नौजवानों को आतंकवादी बना के इस्तेमाल किया जाता है, कभी वहाँ के मौलानाओं को धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है, कभी वहाँ के प्रधानमंत्रियों को जो है और मार्शल लॉ के ज़रिए आने वाले वहाँ के आर्मी चीफ को या डिक्टेटर्स को वो अपने मफाद को, यानी कि
बर्रे सगीर में अपनी ताकत, अपना फुटप्रिंट अमेरिका बनाए रखने के लिए उसका इस्तेमाल करता आ रहा है और अभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहता है। ये है असलियत। असलियत की स्थिति अब जो बिगड़ चुकी है, जो कि बिगाड़ी गई है, इसमें आप देख रहे हैं कि वहाँ की मीडिया बिल्कुल कंट्रोल्ड है। कोई एक फैमरा नाम की कोई उनकी एक एजेंसी है जो उनकी मॉनिटराइज करती है सरकारी तौर पर, और वो जो चाहे वो चलने देते हैं और जो न चाहे नहीं चलने देते हैं। और वहाँ का मीडिया भी अगर आप देखेंगे तो दो खेमों में स्पष्ट है। 90% जो मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ कहा जाता है वो पूरा फौज के हुक्मरानी करते हुए नवाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ के साथ, मरियम के साथ वो चाहते हैं उस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। सही को गलत, गलत को सही, वो जैसा चाहते हैं वैसा कर रहा है। 10% प्लस यूट्यूबर और सोशल मीडिया के ज़रिए पब्लिक मगर सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है और तकरीबन 70% 75% जनता हकीकत भी जानती है कि अब ये सब प्लांटेड उनके मीडिया में चलाया जा रहा है। यानी अब स्थिति बिगड़ गई है। जिस तरह आज से पहले अमेरिका करता आया था कि वो जब चाहता था वहाँ के चुने हुए प्रधानमंत्री को बाहर निकाल देता था या फांसी पे चढ़वा देता था और फिर अपने फौज को अपने जो गुलाम उनके पाले हुए होते हैं उनको बुलाया जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तानी अगर देख रहे हो तो आप लोग भी जैसे तुम्हारी ये मरियम और ये सब वीडियो ऑडियो लीकेज कर रहे हैं, ऐसी ही वीडियो ऑडियो इनकी खुद को ऐशो आराम के लिए बुलाया जाता है। चाहे इन्हें ब्रिटेन बुलाया जाए, फिर अमेरिका जाए, इनकी वो सब वीडियो बना ली जाती है और ये अमेरिका और ऐसी एजेंसियों के रडार पर कैदी होते हैं कि ये उनसे भाग नहीं सकते, क्योंकि इनकी भी पूरी दुनिया में वीडियो और ऑडियो रिलीज हो सकती हैं जिनसे ये बरहाना हो जाएंगे। और इसके अलावा इन्हें अपनी जान का बड़ा प्यार होता है और इन सबको बता दिया जाता है कि दुनिया के तुम जिस भी कोने में रहो, हम तुमको जब चाहेंगे वैसे कत्ल कर सकते हैं। जैसे उन्हीं से सीख कर इन्होंने पाकिस्तानियों ने जो इस वक्त जनता की बात या वहाँ के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, या फिर जो अमेरिका के विरोध को, अमेरिका के साथ जाने को गलत ठहराकर रशिया के साथ जाने को सही ठहरा रहे थे, उनमें से एक नाम था मिस्टर अरशद शरीफ। अरशद शरीफ एक वहाँ के एक मकबूल पत्रकार थे जिनको पहले पाकिस्तान से भागने की सलाह खुद उनकी एजेंसियों ने दी। वो जाने के बाद दुबई पहुँचे। दुबई जाने के बाद वहाँ से फिर राउट किया गया उनको, वहाँ से एजेंसी ने इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस करने के बाद दुबई छोड़ने पर, जैसा कि पाकिस्तानी लोगों से हमें पता चल रहा है, वैसे ही मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, दुबई, उसके वीज़ा होने के बावजूद दुबई छोड़ने का हुक्म जारी हो गया दुबई की तरफ से, और ये सिर्फ वहाँ की फ़ौज करवा सकती है, पाकिस्तान की और कोई नहीं करा सकता। वो फिर कीनिया गया और कीनिया के अंदर उसका कत्ल कर दिया गया। वो पाकिस्तान में अपने लीडिंग टेक चैनल पर चीखता रहा है, ये मुझे मारना चाहते हैं, मेरा कत्ल करना चाहते हैं। वो अपनी हिफाजत मांगता रहा, किसी ने हिफाजत नहीं की, किसी ने सुनी नहीं। अलबत्ता इस बात का दर्द शायद पाकिस्तान के लोगों को भी है, और एक पत्रकार के मरने का बेहद अफसोस और दुख मुझे भी है कि उसे पूरी दुनिया में दौड़ा कर वहाँ की एजेंसी और वहाँ की लोगों ने कत्ल कर दिया, जो उस देश के लोगों को राजनीति से बचाकर उनकी तरक्की की तरफ ले जाने की और एक अच्छा रास्ता दिखाने की बात कर रहा था। जबकि उसको मारने वाले अमेरिका और ब्रिटेन के ग़ुलाम बेसिकली वो जनता को अब इमरान में, मरियम में और इनमें, इनकी बयानबाजियों में फंसा के रख दिया है। असली मुद्दे से बुला दिया गया है कि वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो असल ताकत है उसको सिर्फ एक ऑर्डर आता है अमेरिका से, और वो एक अच्छे बेहतरीन ग़ुलामों की तरह उसको एक्ट करते हैं और अपने देश को तबाह और बर्बाद कर देते हैं, अपनी नौजवान नस्लों को बर्बाद कर देते हैं, अपने पूरे खित्ते को बर्बाद कर देते हैं। कभी भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कभी जो है चाइना को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कभी अफगानिस्तान में उत्पात मचाते हैं, और ये सब अमेरिका के हुक्म पर किया जाता है क्योंकि वो उनके पालतू हैं। और वो पालतू पूरे, अब मैं कहूँ कि बर्रे सगीर के इलाके में अगर पाकिस्तान का डिस्टर्ब करने की तमाम जिम्मेदारी अगर किसी को जाती है तो सब अपने अपने मफाद में। देखिए, कोई भी देश बोलेगा वो अपने हिसाब से टारगेट करेगा, डायरेक्ट ना ब्रिटेन को कुछ कहेगा ना अमेरिका को कुछ कहेगा, क्योंकि वो अपने संबंध डिप्लोमेटिक ख़राब करने नहीं चाहेगा। मेरा क्या जाता है, मेरे कौन से डिप्लोमेटिक संबंध है किसी से। सच किसी का भी हो, सच मेरा हो, तुम्हारा हो, बोलूँगा और सिर्फ सच बोलूँगा।
मैं इनकी तुम्हारी वो जो तुम लोगों के साथ खेलते हो, हम डरते वरते नहीं हैं। और डरा अरशद शरीफ भी नहीं था, उसका कत्ल कर दिया गया। क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन सबको मरना होता है। आवाज़ें बुलंद कभी खामोश नहीं होती, एक आवाज़ बंद होती है 10 आवाज़ फिर उठ जाया करती हैं। आवाज़ें हक दुनिया में थी, है और रहेंगी। ये जाबिर, ये ताकतवर आए और कितने गए, ये वक्ती बातें होती है। और ये वक्त सबका आता है, सबका चला जाता है। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े खंडर इस वक्त बने पड़े हैं, उनको देख के अगर कुछ सीख लेते तो अच्छा है। और अगर तुम अपनी कौमों को, अपने देशों को और अपने मैं कहूँ कि अपने जो इलाके होते हैं, इलाकों से मेरा मतलब है, अगर मैं सब कॉन्टिनेंटल की बात करूं, अपने सब कॉन्टिनेंटल को भी डिस्टर्ब करने की बात करते हैं। ऐसे अपने आकाओं के हुक्म पर जो पिछले 100 सालों से सिर्फ इंसानी कत्ल और उनके कफन और उनके दफन और उनके ताबूत से पैसे कमाते आए हैं, या उनको मारने के औजारों से पैसे कमाते आए हैं, तुम जिंदा बचने वाले नहीं हो। तुम सब मारे जाओगे, चाहे बीमार हो के बिस्तर पे मरो या फिर शेरों की तरह शहीद कर दिए जाओ। तो सवाल ये है कि मरता बचता वो भी नहीं है जो बिस्तर पे सड़ के मरता है। बचता अगर 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 दुश्मन चाहे और अगर किसी को कत्ल कर दे, और हंसते खेलते जैसे मैं हूँ और एक कम से कम हट्टा खट्टा नौजवान हूँ, ऐसे में क्या कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है कि 10 साल बाद मरना है कि 10 मिनट बाद मरना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे नौजवान ज़रूर इस दुनिया में खड़े हो रहे हैं जो अमानवीय चेहरों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दे की बात बड़ी सीधी सी है कि इस वक्त खुद इनको ऐसा उलझा दिया है बैरूनी उन ताकतों ने जो इस खेल को अच्छे से खेलना जानती है, कि पाकिस्तान के मौजूदा छछूंदर छाप जो राजनेता बैठे हैं, जिनकी गली मोहल्लों में भी औकात नहीं है, उनसे बड़े बड़े बयान दिलवा के, बड़े बड़े एक्ट करवा के, हमले करवा के, जनता को गिरफ्तार करवा के, जनता पर लाठियां चार्ज करवा कर उनकी स्थिति ऐसी कर दी गई है कि अगर वो सत्ता छोड़ते हैं तो उनको वोट मिलने वाला नहीं। वोट नहीं मिलेगा तो सत्ता इमरान खान की या पीटीआई की आएगी। और अगर इमरान खान की, पीटीआई की आएगी हुकूमत, तो जितने जुल्म ये पिछले लगातार 1 साल से लगातार बयानबाजी के साथ ढाते चले जा रहे हैं, वो जनता इनसे बदले लेगी। यानी कि ज़रूरी नहीं कि पीटीआई की सरकार या फिर वो इसमें कुछ करे, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता भी इन्हें घसीट कर इन्हें इबरत का निशान बना सकती है। तो ये अपनी स्थिति को जानते हैं कि जब इनसे सरकारी सिक्योरिटी छीन ली जाएगी और ये हार कर अपने घरों तक पहुँचेंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे, या तो फिर इन्हें विदेश जाना पड़ेगा या फिर ये इन्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है और इन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं चला है कि तुम्हारे अपने दुश्मनों ने तुम्हें बहादुर बताकर, चूहों को बहादुर बताकर ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटे तो मरोगे, आगे बढ़े तो मरोगे। तो इस वक्त मौजूदा सत्ता में, चाहे वो मरियम नवाज़ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो एक मूंछों वाला गुंडा साहब वहाँ पर है, उसकी शक्ल देख के हंसी आती है कि ऐसे लोग भी मिनिस्टर बन जाते हैं क्या, कोई सनाउल्ला, राणा सनाउल्ला नाम का। तो वो इस तरह के कैरेक्टर और कार्टून टाइप के जो गुंडे टाइप के लोग हैं, वो भी इनकी इनसे बड़ी बड़ी बातें इनकी बेवकूफ़ी में कहलवा कर उन एजेंसियों ने वहाँ इनको खड़ा कर दिया है कि अगर ये तलवार की नोक पर खड़े हैं, अगर ज़रा से हिले तो मारे जाएंगे। तो यहाँ पर उन्हें वो सत्ता किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहेंगे। इमरान खान न जाने उसको क्या हुआ है, ये बात उधार रही, मगर एक बात तय है, इमरान खान एक अच्छी समझौते की स्थिति में जा सकता था, मगर वो ये जानता है कि इमरान खान को अगर वो चुप हो जाए, घर में बैठ जाए तो भी मार दिया जाएगा, क्योंकि मुस्तकबिल में भी अमेरिका पाकिस्तान पे से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहेगा। और जितना पाकिस्तान की जनता को उम्मीदें दिलाकर इमरान खान आगे ले आया है, वहाँ से पीछे हटने के लिए इमरान खान खुद जनता को नहीं कह सकता। तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है। ये बात फ़ौज, तीसरा एंगल इसमें आता है, फ़ौज ये बात जानती है कि अगर इमरान खान को ज़िंदा छोड़ा गया, इमरान खान अगर सत्ता में आया, तो 1 दिन में या 1 साल में इमरान खान वहाँ की फ़ौज को
हैंडीकैप्ट कर देगा और इस लायक की नहीं छोड़ेगा कि फिर कभी पाकिस्तान पर वो कब्जा कर सके, या फिर ब्रिटेन और अमेरिका के हुक्मरानी को चलाते हुए अपने देश को बर्बाद करने या आबाद करने, या फिर अपने राजनेताओं को कत्ल करने, या फिर उस देश पर कब्जा करने की जो उनके चली आ रही है पिछले 60 साल से, वो कहानी समाप्त हो जाएगी। ये डर फौज के दिल में मौजूद है, ये डर मरियम कैंप के और शरीफ कहने के शरीफ ख़ानदान के मन में, उनके सहयोगियों के मन में ज़रूर है। ऐसे मीडिया हाउसेस के मन में, एक उनमें से कोई है, क्या कहते हैं उसका, मैं नाम भूल गया हूँ, वो क्या कुछ, माफ़ करना, क्या है उसका नाम, गोल सा उसका चेहरा है, माफ़ करना आपको ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो एक अजीब सा पत्रकार है, वो जिस तरह की बातें कर चुका है, वो भी जानता है कि इस बात को बढ़ा दिया जाए और इमरान को दूर रखवाया जाए, चाहे उसका जो हो जाए, क्योंकि अगर वो फिर से इमरान सत्ता में आया तो ऐसे मीडिया हाउसेस की भी छुट्टी होगी, क्योंकि मीडिया के मालिकों को जिस तरह इन लोगों ने जेलों में डाल दिया है, तो मीडिया को भी 2-3 खैमों में बांट दिया गया है। सिचुएशन बहुत ख़राब है। कुल मिलाकर ये है कि इमरान खान को कत्ल करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। अगर इमरान खान कत्ल नहीं होता तो फिर मतलब है कि वहाँ की फ़ौज की जो पुरानी नौटंकी है, इमरान खान अगर कत्ल नहीं किया जाता तो फिर ये मान लीजिएगा कि वो सत्ता में आने जा रहा है, और अगर वो सत्ता में आता है तो फिर एशिया पैसिफिक में हम शांति की उम्मीद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, चाइना के अच्छे संबंध हैं, पाकिस्तान के भी अच्छे संबंध अगर रूस के साथ बनते हैं तो फिर ये कोalition एशिया की तरक्की में अपना हिस्सा ज़रूर बटाएगा। और अगर यही खेल चलता रहा तो भारत पर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के बहाने पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान के बंदरछाप नेताओं का अमेरिका थ्रेट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। कोई बड़ी वारदात G20 को की समिट को लेकर करवाई जा सकती है, कोई और बड़ी चीज़ें हो सकती है। भारत को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खेल इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, तो सबको अलर्ट होने की, होशियार रहने की ज़रूरत है। यहाँ जितने कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान में, ये सिर्फ मोहरे हैं। खेल आज वहाँ सिर्फ अमेरिका के कब्ज़ा बनाए रखने या कब्ज़ा छूट जाने पर है, और अगर अमेरिका का कब्ज़ा छूटा तो यानी फ़ौज का कब्ज़ा छूटेगा, और अगर नहीं छूटा तो फ़ौज फिर से एक बार काबिज़ होगी, और फिर ये देश तरक्की तो नहीं कर पाएगा, आगे तो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ जो पिंडारा बॉक्स है वो खुल के लोगों के सामने आ गया है। अब एक अगली दुनिया में ये कैसा देश होगा देखेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।